स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, आपका भूगोल अध्यापक। ध्रुव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वो चला रहे हैं आपके सामने, और पार्ट 2 चल रहा है। चैप्टर पढ़ा था तो इसकी वीडियो ज़्यादा होगी। पार्ट 3 आपने इससे पहले देखा था, अब पार्ट 4 और ये पार्ट अंतिम होगा, इसमें आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था जन्म दर और मृत्यु दर। आज हम यहां पर बात करेंगे जन्म दर व मृत्यु दर का विषव प्रारूप। विषव प्रारूप से मेरा मतलब यह है कि जो जन्म दर और मृत्यु दर की जो स्थिति है, स्ट्रक्चर है, विश्व के अलग अलग हिस्सों में कैसा है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। पहले बच्चों, इस महाद्वीप में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च हैं। उच्च से मेरा मतलब दोनों ज्यादा है, अर्थात जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। लेकिन जन्म दर मृत्यु दर से थोड़ी सी ज्यादा है, अर्थात दोनों ही ज्यादा है। जन्म लेने वालों की संख्या भी ज्यादा है और मरने वालों का आंकड़ा भी ज्यादा है, लेकिन जन्म दर मृत्यु दर से थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन जन्म दर की अधिकता मृत्यु दर से ज्यादा है। इसीलिए अफ्रीका के जो ज्यादातर देश हैं, लाइबेरिया, सोमालिया, चाड, ऐसे देश, वहां पर जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा होने की वजह से जनसंख्या ज्यादा तेज गति से बढ़ती है। अब जन्म दर ज्यादा होगी तो कुपोषण की समस्या पैदा होगी, क्योंकि औरत 2 या 3 बच्चे पैदा करने के बाद शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाती है, और एक शारीरिक तौर पर कमजोर महिला जब किसी बच्चे को पैदा करेगी तो वो बच्चा कुपोषित होगा, अन्य बच्चों की अपेक्षा वो हेल्दी नहीं होगा, इसलिए मृत्यु दर बढ़ जाती है। वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादातर जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर गरीबी है, निरक्षरता है, इसलिए मृत्यु दर की भरपाई करने के लिए वो जन्म दर पर जोर देते हैं। तो जन्म दर पर जोर देने से बहुत बार बच्चे मृत पैदा होते हैं, बहुत बार जन्म देने वाली महिला मर जाती है, और बहुत बार पैदा होने के बाद कुपोषित बच्चे भी धीरे धीरे मर जाते हैं। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अफ्रीका जैसे महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होने की वजह से, लेकिन जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा ज्यादा होने की वजह से जनसंख्या जो है वहां पर तेज गति से बढ़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, एशिया की। दक्षिण अमेरिका और एशिया जैसे 2 देश हैं, मेरा मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के जो देश हैं, उनमें जन्म दर व मृत्यु दर की गति मध्यम है, अर्थात यहां पर जन्म दर सामान्य है और मृत्यु दर भी कम होती जा रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि जन्म दर ही जनसंख्या बढ़ने का कारण नहीं है। मृत्यु दर अगर घट जाए तो भी जनसंख्या बढ़ती है। तो दक्षिण अमेरिका और एशिया जैसे जो देश हैं, वहां पर जन्म दर व मृत्यु दर दोनों मध्यम अवस्था में आई हुई हैं। हमने जन्म दर को घटाने की जो कोशिशें हैं वो की हैं, बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ मृत्यु दर भी हमारी घट रही है। इसलिए इन महाद्वीपों के अंदर जैसे ब्राजील है, भारत है, चीन है,
ब्राजील, भारत और चीन, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, इराक है, जापान है, ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, सामान्य गति से बढ़ रही है। यहां पर मैंने एक नाम लिया जापान, उस नाम को आप यहां से काट दें। जापान जनसंख्या के मामले में बड़ा देश जरूर है, लेकिन इस श्रेणी में नहीं आता है। जापान तीसरी श्रेणी में आएगा, क्योंकि जापान में फिलहाल जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। मैंने जो जापान शब्द यहां पर लिया है वो इसलिए लिया गया कि जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन जापान इस श्रेणी में नहीं आता। लेकिन भारत, चीन, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे देशों में जनसंख्या सामान्य गति से बढ़ रही है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सामान्य गति तो नहीं है। प्यारे बच्चों, ये गति तो सामान्य ही है, लेकिन इन देशों में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उसका 1%, 100 करोड़ का 1% भी एक देश पैदा कर देता है। जो छोटे देश हैं उनका प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग होता है, और जो बड़े देश है जनसंख्या वाले उनका प्रतिशत उनके अकॉर्डिंग होता है। तो भारत या चीन जैसे देशों की 1.0 या 1.9% की जो रेशो है जनसंख्या वृद्धि की, वो बहुत से देशों पर भारी पड़ती है। बहुत से देशों पर, उदाहरण के तौर पर एक मोटा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि भारत में एक साल के अंदर लगभग 2.5 से 3 करोड़ व्यक्तियों की जनसंख्या बढ़ जाती है, और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग 2.5 से 3 करोड़ है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हम एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या पैदा कर देते हैं। तो ये जनसंख्या के एक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दक्षिण अमेरिका और एशिया जैसे जो महाद्वीप हैं उनमें जो देश हैं उनमें यह जो गति है वो मध्यम है जन्म दर और मृत्यु दर की, उसके बावजूद भी यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। अफ्रीका में दोनों ही हाई लेवल पर हैं, तो यहाँ पर तेज गति से बढ़ रही है जनसंख्या। जो तीसरा सेगमेंट यहाँ पर आएगा वो प्यारे बच्चों यूरोप का आएगा, उत्तर अमेरिका का आएगा। हालांकि उत्तर अमेरिका में कनाडा और अमेरिका जनसंख्या को सामान्य अवस्था में बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर मैं यूरोप की बात करूं, यूरोप के जो ज्यादातर देश हैं प्यारे बच्चों, वहां पर जन्म दर जो है मृत्यु दर से कम है। यह हैरान कर देने वाली बात है कि यूरोप के देशों में जन्म दर मृत्यु दर से कम है, यानी कि मृत्यु दर ज्यादा है और जन्म दर कम है। इसलिए यूरोप के ज्यादातर देश ऐसे हैं, यूक्रेन हुआ, या ज्यादातर देश ऐसे हैं जो जर्मनी हुआ, जो नकारात्मक वृद्धि दर के रास्ते पर चल रहे हैं। अर्थात यहां पर जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही है और 200-300 सालों में भी उनके बढ़ने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जन्म दर मृत्यु दर से भी कम यूरोप जैसे देशों में, सारे यूरोप में मैं नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर देशों में। उत्तर अमेरिका के कुछ देश ऐसे हैं जो इस सिचुएशन पर खड़े हैं। उत्तर अमेरिका में कनाडा या अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर जनसंख्या मध्यम गति से बढ़ रही है। यूरोप के ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या घट रही है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं यूरोप के जहां पर जनसंख्या सामान्य गति से बढ़ रही है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोप या उत्तर अमेरिकी जैसे देशों में जो जनसंख्या है वो ज्यादा तेज गति से नहीं बढ़ रही है। ठीक है भाई, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं यहां पर जो विश्व जनसंख्या की वृद्धि है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का विश्व प्रारूप, यानी कि विश्व में जो जनसंख्या वो किस गति से बढ़ रही है। इसके लिए हम इसको 4 सेगमेंट में बांटते हैं। पहला सेगमेंट क्या होगा, उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र। दूसरा सेगमेंट क्या होगा बेटो, मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्र। बेटा तीसरा सेगमेंट होगा निम्न वृद्धि वाले क्षेत्र।
और चौथा सेगमेंट यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऋणात्मक वृद्धि वाले अक्षेत्र। ये चैप्टर, ये पॉइंट आपकी किताब में नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ये मैंने खुद से तैयार किया है, क्योंकि विश्व के अंदर बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर है। अगर पेपर में लिख दोगे तो डेफिनेटली नंबर मिलने हैं, क्योंकि आपकी किताब में ये दे ही नहीं रखा। जबकि विश्व एक ऐसी जगह खड़ा है जहां पर बहुत से देश ऐसे हैं जो ऋणात्मकता में हैं। तो उच्च, मध्यम, निम्न और ऋणात्मक वृद्धि वाले देश, ये जो आंकड़ा है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं बेटा 2001 के अनुसार, क्योंकि ये चेक करना जरूरी है। देखिए, जिन अक्षेत्रों में जो वृद्धि दर है वो 2.5% वार्षिक हो, जिन क्षेत्रों में वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो, ऐसे देश उच्च वृद्धि वाले देश कहलाते हैं, उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें जो शामिल हो जाएंगे बेटा, अफ्रीका शामिल हो जाएगा। अफ्रीका की वृद्धि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इसके अंदर प्यारे बच्चों दक्षिण पश्चिम व मध्य एशिया के जो देश हैं वो शामिल हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, अफ्रीका के कुछ देश शामिल हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम व मध्य एशिया के कुछ देश इसमें शामिल हो जाएंगे। अब मैं यहां पर कुछ देशों के नाम लिख लेता हूं। जैसे मैंने इससे पहले एक नाम लिया था लाइबेरिया। लाइबेरिया बेटा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और वृद्धि दर 8.2% है। सोमालिया अफ्रीका का एक देश है, वृद्धि दर 4.2%। चाड अफ्रीका का एक देश है, वृद्धि दर 3.3%। ये अफ्रीका के कुछ क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, यहां पर वृद्धि दर देखिए कितनी ज्यादा है। अब उसके बाद एशिया, दक्षिण पश्चिम व मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों की नाम यहां पर हम लेते हैं। यमन, सऊदी अरब, यमन और सऊदी अरब ये एशियाई देश हैं। यमन की अगर हम बात करते हैं तो 3.7%, सऊदी अरब की अगर हम बात करते हैं तो 3.4% वार्षिक वृद्धि दर है। इसके अलावा एक दो और नाम ले लेते हैं, इराक और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इनकी दोनों की जो वृद्धि दर है वो 2.8% है। 2.5% वार्षिक वृद्धि दर वाले क्षेत्र उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र कहलाते हैं, जिनमें अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया शामिल हो जाएगा। ये वो प्रमुख देश हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर जबरदस्त है। ठीक है भाई। लाइबेरिया, चाड बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं कि लाइबेरिया की वृद्धि दर कितनी है, तो 8.2% जो वृद्धि दर है वो लाइबेरिया की है। सोमालिया की 4.2%, चाड की 3.3%। ये तो सारी चीजें हैं, ये वीडियो के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन आएगा वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको रिटर्न में मिल जाएंगी। ठीक है भाई, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं मध्यम वृद्धि वाले जो क्षेत्र हैं। देखिए यहां पर था 2.5%, और मध्यम वृद्धि वालों में क्या हो जाएगा, जहां पर 1.5% से 2.4% वार्षिक वृद्धि हो। 1.5% से 2.4% वार्षिक वृद्धि दर हो, ऐसे जो क्षेत्र हैं वो मध्यम वृद्धि वाले जो क्षेत्र हैं वो कहलाएंगे। यहां पर भी एक नाम मैं लेना चाहूंगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप इसमें आ जाएगा। अब आप सोचोगे अफ्रीका हर जगह क्यों आ रहा, भाई महाद्वीपों में जो देश होते हैं कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं नकारात्मक, हर जगह चलती रहती है। तो मध्यम की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। अफ्रीका में कौन कौन से देश आ जाएंगे, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर आ जाएंगे। अफ्रीका के अंदर आ जाएगा मिस्र, उप सहारा क्षेत्र अफ्रीका में आ जाएगा। मिस्र, नील नदी का देश,
ठीक है, और मिस्र के अलावा आ जाएगा इसमें ठीक है भाई, और उप सहारा क्षेत्र मिस्र या उप सहारा जो क्षेत्र हैं, इनकी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसकी अगर हम बात करते हैं वो 2.0% है। अफ्रीका में मिस्र और उप सहारा जो क्षेत्र हैं उनकी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 2.0% मानी जाती है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी सेगमेंट के अंदर एशिया की बात कर लेते हैं। एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और बहुत ज्यादा जनसंख्या को जो अपने साथ लेके चल रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें हम बांग्लादेश की बात करेंगे और इसमें हम अपने देश भारत की भी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश और भारत इसमें दोनों आ जाएंगे। बांग्लादेश की जो वृद्धि दर है वो 1.8% है और भारत की जो वृद्धि दर है वो 1.9% है। एक विशेष तौर पर आप यहाँ पर बात ध्यान में रखेंगे, अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.7 बताई थी। तो प्यारे बच्चों ध्यान करेंगे, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो इसके अकॉर्डिंग है 2001 के अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 1.9% थी और 2011 के अकॉर्डिंग हमारी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 1.7% तक पहुंची थी, अब और घट गई है। तो 1.7% के लिहाज से भी हम मध्यम में आते हैं, 1.9 के हिसाब से भी हम मध्यम में आते हैं। आपको आने वाले एग्जाम में ये आंकड़ा याद करना है क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपका ये आंकड़ा रहेगा। फिलहाल की बात करें तो 1.6% है, 1.6 में भी हम कहां पर हैं, मध्यम में। अगर हम 1.5 से नीचे आ जाएंगे तो हम निम्न में आ जाएंगे, लेकिन निम्न में आने के बाद भी भाई धमाका करेंगे। अगर हमारी जनसंख्या 1% पे भी आएगी ना तो भैया 140 करोड़ का 1% बढ़ेगा, जनसंख्या तो ऐसे ही बढ़ेगी। तो हम तो निम्न में आने के बाद भी धमाका कर रहे हैं। ये सोमालिया जैसे देश 8% में होकर भी धमाका नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो 8% उनकी जनसंख्या का है और हमारा 1% हमारी 140 करोड़ का बनने वाला है। डेफिनेटली 135 करोड़ पर आ गए हम। तो 2021 में 140 तो होगी नहीं, बट 135-36 तो डन है हमारी। तो 135-36 करोड़ का 1.7 या 1% जबरदस्त आंकड़ा बनता है ये। तो ये था एशिया का बांग्लादेश या भारत 1.8-1.9%। ये 2001 का था, 2011 का 1.7 है। आने वाले समय में ये और कम होगा, वो आगे देखते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम बात करते हैं निम्न वृद्धि वाले क्षेत्रों, जिसको मैं साफ कर देता हूं। अब हम बात करते हैं निम्न वृद्धि वाले क्षेत्रों की। बेटा निम्न वृद्धि वाले जो क्षेत्र है वो कौन से होते हैं? जिन क्षेत्रों में 1.5% से कम, जिन क्षेत्रों में 1.5% से कम की जो वृद्धि दर है वो आंकी जाती है। 1.5% से भी कम ये वार्षिक होती है। वो जो क्षेत्र है वो निम्न वृद्धि वाले क्षेत्रों में शामिल किए जाएंगे। अब इसमें कौन कौन शामिल हैं, इसमें फिर से हम बात कर लेते हैं। इसमें मैं इनको साफ कर देता हूं, इन ऊपर वालों को। इसमें हम जो शामिल करेंगे एशिया शामिल कर लेते हैं। ठीक है, एशिया में बहुत से देश ऐसे हैं जो इस सिचुएशन पर खड़े हुए हैं। मैं श्रीलंका का नाम लेना चाहूंगा, यहां पर सिंगापुर का नाम ले लेते हैं। सिंगापुर पहले भी आया था, जिसमें लगभग एक्चुअल 6587 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है सिंगापुर शहर के अंदर, सिंगापुर देश के अंदर। सिंगापुर का जो जनसंख्या घनत्व वो जबरदस्त है। ठीक है, थाईलैंड की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड। चीन की हम बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश श्रीलंका 1.2% वार्षिक, थाईलैंड 1.1% वार्षिक, थाईलैंड की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, चीन और सिंगापुर, सिंगापुर को मैं वहां से उठाकर नीचे लिख रहा हूं, सिंगापुर और चीन दोनों 1.0 यानी कि 1%। सिंगापुर और चीन का जो वृद्धि दर है वो 1% माना जाता है।
इसके बाद हम जापान की बात कर लेते हैं। जो जापान मैंने आपको बताया था विश्व के अंदर जो जनसंख्या के प्रमुख देश हैं उनके अंदर जापान शामिल है। तो एशिया में हम जापान को भी ले लेंगे, टॉप 10 कंट्रीज में आता है। लेकिन जापान का जो जनसंख्या वृद्धि दर है प्यारे बच्चों वो 0.2% है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, 0.2% की गति से जापान में जनसंख्या बढ़ रही है। इसके अलावा हम यूरोप में चलते हैं। ये सभी देश 6 मैंने आपको एशिया के बताए हैं। अब यूरोप की बात कर लेते हैं। तो यूरोप का प्रमुख देश इंग्लैंड, फिनलैंड, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0.2% है, यानी कि ये भी निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए गए हैं। इसके अलावा यूरोप का एक देश है बेटा स्पेन, एक देश है ऑस्ट्रिया। स्पेन या जो ऑस्ट्रिया है वहां की जनसंख्या वृद्धि दर भैया 0% है, 0। ठीक है। इसके अलावा हम अमेरिका में चलते हैं। अमेरिका या कनाडा की बात करते हैं। अमेरिका और कनाडा की जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 0.7% है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो भी 0.7% है। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। एशिया 1.2%, श्रीलंका के अंदर थाईलैंड 1.1%, चीन या सिंगापुर 1%, जापान 0.2%, यूरोप के कुछ देश इंग्लैंड या फिनलैंड 0.2%, स्पेन, ऑस्ट्रिया 0%। अमेरिका के अंदर अगर हम जाएंगे कनाडा और अमेरिका दोनों 0.7%, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे 0.7%। तो ये वो देश हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 1.5% से भी कम है। और हम इस दायरे के अंदर विश्व को भी खड़ा कर लेंगे। विश्व की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है प्यारे बच्चों पेपर में आई है 1.3% वार्षिक है। 750 करोड़ का एक साल में 1.3% निकाल लेना। विश्व में जनसंख्या इस गति से बढ़ रही है तो विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 1.3% है। तो ये निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र जो हैं वो माने गए हैं। इसको आप ध्यान करेंगे। अब चौथे पॉइंट पर हम आ जाते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूं। चौथा पॉइंट है ऋणात्मक वृद्धि वाले देश। पहले बच्चों ऋणात्मक वृद्धि वाला सेगमेंट आपके बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चों को पता चलना चाहिए कि ऋणात्मक वृद्धि होती क्या है। जिन क्षेत्रों में वृद्धि दर 0 से भी नीचे चली जाती है, 0 से भी कम अर्थात माइनस में होती है, 0 से भी कम, 0 धनात्मक होती है, इसलिए मैंने यहां ऋणात्मक लिखा है। 0 से भी कम अगर कहीं पर आ जाती है तो वहां पर ये हालात पैदा हो जाते हैं। अब आप सोचो क्या कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर ये हालात हैं? बिल्कुल है। एशियाई रूस की बात कर लेते हैं। रूस हालांकि टॉप 10 में खड़ा है, लेकिन एशियाई रूस के काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 0.5%, और प्यारे बच्चों ये 0.5% कैसा है? -0.5% है। यूरोप की अगर हम बात करें, मैंने नाम लिया था जर्मनी का। यूरोप के अंदर जर्मनी एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर -0.1% की वार्षिक वृद्धि दर नापी गई है। यूरोप के अंदर एक देश है बेटा यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर भी -0.6% की जो वृद्धि दर है वो नापी गई है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि एशियाई रूस, यूरोप का जर्मनी या यूक्रेन दोनों माइनस के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर पे चले हुए हैं। इन देशों की जो जनसंख्या है वो भविष्य में कम होती जा रही है, बढ़ने के चांसेस नहीं है। इसलिए रूस जैसा जो देश है वो बच्चे पैदा करने पर इनाम देता है।
ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि का विश्व प्रारूप था प्यारे बच्चों, ये यहां तक उतार लीजिए। अब इसके बाद जो है वो अगला जो टॉपिक है, अंतिम टॉपिक प्रवास का आपके सामने पेश किया जाएगा। बेटा जन्म दर मृत्यु दर के बाद अंतिम जो पॉइंट बचता है इस अध्याय का वो है प्यारे बच्चों प्रवास। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं, भारतीय भूगोल के अंदर भी ये टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर काफी क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। देखिए किसी व्यक्ति या समूह द्वारा, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह है, किसी व्यक्ति या समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, प्रवास कहलाता है। बेसिकली देखा जाए तो प्रवास दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, स्थायी और अस्थायी। अगर आप किसी स्थान पर 1 वर्ष तक रह लेते हैं तो बेसिकली प्रवास स्थायी हो जाता है 1 वर्ष तक। अस्थायी 1 दिन का, 1 सप्ताह का, 1 महीने का या 6 महीने का। 1 दिन, साप्ताहिक, पाक्षिक, 15 दिन, मासिक, 1 महीना। अगर आप इस प्रकार से कहीं पर प्रवास करते हो तो वो आपका अस्थायी प्रवास कहलाता है। ठीक है, बेसिकली प्रवास के जो सेगमेंट है वो क्या होते हैं? आमतौर पर बाह्य प्रवास और आंतरिक प्रवास। बाह्य प्रवास और एक होता है बेटा आंतरिक प्रवास। ये पेपर में बहुत बार पूछे गए कि बाह्य प्रवास क्या होता है, आंतरिक प्रवास क्या होता है। जब व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है, अर्थात जब व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर रहता है, जब व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर रहता है या कोई व्यक्ति हमारे देश में आकर रहता है तो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? वो बाह्य प्रवास कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है। इसके 2 सेगमेंट हैं। मैं जब आपको वास्तविक वृद्धि दर करवा रहा था वहां पर मैंने इसके बारे में बताया था। ये 2 सेगमेंट कौन कौन से हैं? आप्रवास और उत्प्रवास। ठीक है, आप्रवास को बोलते हैं इमिग्रेशन और उत्प्रवास को बोलते हैं एमिग्रेशन। सीधा सीधा जो इसका डेफिनेशन होगा, जब कोई व्यक्ति आता है, आ का मतलब आना, उत का मतलब उड़ना, उड़ना दैट मीन्स चले जाना। कोई चीज देगा ना भाई वो तो उड़ गया, उड़ गया दैट मीन्स चला गया। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से आकर, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से भारत में आकर रहेगा तो प्यारे बच्चों आप्रवास कहलाएगा। इसको इन माइग्रेशन भी बोलते हैं, ध्यान करेंगे, इसको इन माइग्रेशन भी बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाकर किसी दूसरे देश में रहेगा तो वो कहलाएगा उत्प्रवास। इसको दूसरी लैंग्वेज में आउट माइग्रेशन भी बोला जाता है। तो आप्रवास, उत्प्रवास दोनों इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं आंतरिक प्रवास। जब एक देश के अंदर ही कोई व्यक्ति
स्थान बदलकर रहता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ही देश के अंदर आता जाता है और वहां पर बसता है, बदलकर बसता है, रहता है, तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आंतरिक प्रवास कहलाता है। अब जिस प्रकार से इसके दो सेगमेंट थे उसी प्रकार से इसके भी दो सेगमेंट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आसान है अगर आप उसको ध्यान से समझ लो। देखिए, एक है प्यारे बच्चों अंतर प्रवास, अंतर राज्यीय प्रवास, डेफिनेशन नाम में ही छिपी हुई है, अंतरराज्यीय प्रवास, और एक है अंतरराज्यीय प्रवास। ध्यान करेंगे, एक है अंतरराज्यीय प्रवास, एक है अंतरराज्यीय प्रवास, ठीक है। अंतर, अंदर, अंतर, दो चीजों का अंतर, ये ध्यान करेंगे। ये शब्द आप किसी के भी सामने लगाकर डिफाइन कर सकते हो। अंतरराज्यीय, उदाहरण के तौर पर हरियाणा के अंदर, जब एक ही प्रदेश के अंदर आप प्रवास करते हो, हरियाणा के अंदर आप रोहतक से सोनीपत चले जाओ, अगर आप रोहतक से सोनीपत जाकर रहते हो तो वो राज्य के भीतर ही हो गया। हरियाणा के अंदर अगर आप एग्जांपल लेते हैं, रोहतक से सोनीपत जाते हो तो एक राज्य के अंदर ही वो प्रवास हुआ है, वो अंतरराज्यीय हो गया है। अंतरराज्य, अंतर यानी कि अंतर, राज्य यानी कि राज्य, जब दो राज्यों के बीच प्रवास हो, अर्थात अगर आप प्यारे बच्चों रोहतक से अमृतसर जाओगे, अगर आप रोहतक से अमृतसर जाते हो तो रोहतक कहां है? हरियाणा में, और अमृतसर कहां है? पंजाब में। तो दो राज्यों का अंतर आ जाता है, हरियाणा से पंजाब, ठीक है। तो रोहतक से अमृतसर अगर आप जाते हो तो वो अंतरराज्यीय प्रवास होता है, और अगर आप रोहतक से सोनीपत जाते हो तो रोहतक और सोनीपत हरियाणा के ही दो पार्ट हैं, तो वो हो जाए अंतरराज्यीय। और अगर आप अंतरराज्यीय रोहतक से आप अमृतसर की तरफ जाते हो तो दो राज्यों का अंतर आ जाता है, तो उसे आप ये बोल सकते हो, इंटरस्टेट होता है, ठीक है। इसको साफ कर देता हूं। इसके बाद देखते हैं बेटा, प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक। जो हम प्रवास करते हैं उसकी वजह क्या है, किन वजहों से हम प्रवास करते हैं, क्यों प्रवास किया जाता है, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो इसके लिए दो फैक्टर बनाए गए हैं, प्रतिकर्ष कारक, और एक फैक्टर बनाया गया है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक, ठीक है। अब प्रति और अप के शुरुआत में ही इसका आंसर मिल जाता है। देखो, प्रति का मतलब होता है प्रतिकूल, यानी कि जो हमारे अगेंस्ट हो, जो हमारे लिहाज से ठीक ना हो। तो प्रतिकर्ष कारकों में सबसे पहले आ जाएगा पहले बच्चों बेरोजगारी, सबसे प्रमुख एरिया चीज आ जाएगी बेरोजगारी। इसके बाद आ जाएंगी कुछ प्राकृतिक आपदाएं अगर उस क्षेत्र में हो, कोई महामारी ज्यादा फैलती हो उस क्षेत्र के अंदर, कोई प्राकृतिक आपदा हो। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव वहां पर ज्यादा पाया जाता हो, झगड़े जिसको हम बोल सकते हैं, असुरक्षा का माहौल हो,
इसके अलावा शिक्षा व चिकित्सा का निम्न स्तर हो। ये वो सारे कारण हैं जिन कारणों की वजह से प्रवास होता है। ये वो फैक्टर हैं जो हमें मजबूर करते हैं प्रवास करने के लिए। बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, सांप्रदायिक तनाव, असुरक्षा का माहौल, शिक्षा व चिकित्सा का निम्न स्तर। अब ये चीज जहां इस अवस्था में खड़ी है तो हम ये देखेंगे कि भी बेरोजगारी की वजह से मैं अगर प्रवास करना चाहूंगा तो मैं देखूंगा रोजगार कहां है। तो जहां रोजगार होगा वहां, जहां पर सुरक्षा का माहौल हो, जहां पर शिक्षा व चिकित्सा बेहतर हो। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहो भाई मनोरंजन के साधन अच्छे हों वहां पर, इस प्रकार से, ठीक है। मनोरंजन व अन्य सुविधाएं वहां पर। तो कहने का मतलब यह है कि बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी या इन वजहों से हम अगर एक जगह छोड़ते हैं तो वे कारक कहलाएंगे प्रतिकृष कारक। और रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा व चिकित्सा बेहतर कहीं पर मिलती है, मनोरंजन के साधन जहां पर मौजूद होते हैं या अन्य सुविधाएं जहां पर मौजूद होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं अपकृष कारक। तो ये फैक्टर यहां पर मौजूद रहते हैं। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, विवाह या शादी जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि सभी स्थानों की बात करते हैं या भारत की भी बात कर लेते हैं, 95% महिलाएं या लड़कियां विवाह के बाद प्रवास कर जाती हैं। 95%। मैंने बोला है, मैंने 5% नहीं बोला है, 5% घर जमाई भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि 5% पुरुष विवाह की वजह से माइग्रेट करते हैं और 95% महिलाएं विवाह की वजह से माइग्रेट करती हैं, प्रवास करती हैं। तो विवाह या शादी भी प्रवास का एक प्रमुख फैक्टर माना जाता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता बेटा, जनसंख्या दुगनी होने की अवधि, जनसंख्या दो गुनी यानी कि दुगनी, दो गुनी होने की अवधि क्या होती है? जिस समय अवधि में किसी स्थान की जनसंख्या दुगनी हो जाए वो दोगुनी होती है, ठीक है। इसके लिए आपकी किताब में एक टेबल दी गई है, उस टेबल को अगर आप पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा कि किस प्रकार से जनसंख्या जो दुगनी है विश्व की वो होती जा रही है। शुरुआत में जनसंख्या दुगनी होने के लिए विश्व को 1500 वर्ष लगे थे। उसके बाद जनसंख्या दुगनी होने के लिए 200 वर्ष लगे, फिर 80 वर्ष लगे, फिर 45 वर्ष लगे और फिर 37 वर्ष लगे। और अब माना जा रहा है कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले 12 सालों में जनसंख्या जो है वो दोगुनी हो जाएगी, विश्व की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। तो इस बात से आप अंदाजा लगाएंगे कि जनसंख्या दोगुनी होने की अवधि क्या है। जनसंख्या दोगुनी होने की अवधि वह अवधि है जिस समय के अंदर विश्व की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। मैं यहां पर सिर्फ भारत का उदाहरण आपको देना चाहूंगा। भारत की जनसंख्या इस गति से 36 साल में दोगुनी हो जाएगी भाई। जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, इस गति से भारत की जनसंख्या 36 साल में दोगुनी हो जाएगी। तो ये जनसंख्या के दुगनी होने की अवधि है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ये डेफिनेशन पूछी गई है, जनसंख्या दोगुनी होने की अवधि क्या है। तो इसका मतलब ये है कि एक समय अवधि जिसमें किसी स्थान की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। और दोगुनी होने का जो मतलब है वो उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर पर डिपेंड करता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से लेकर आगे 36 साल में दुगनी होगी। हालांकि ये एक्यूरेट नहीं होती हैं, क्योंकि अगर हम जनसंख्या की वृद्धि दर को कम कर लेंगे तो ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, और अगर हम जनसंख्या की वृद्धि दर को बढ़ा देंगे तो ये आंकड़ा कम भी हो जाएगा।
विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 300 साल में दुगुनी हो रही है, जापान जैसे देश। और विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जैसे यूक्रेन है, रूस है, जर्मनी है, जिनकी जनसंख्या नकारात्मकता की तरफ जा रही है। वहां पर दुगनी होने के संदर्भ ही नहीं पता चल रहा है कि दुगनी होगी भी या नहीं होगी। तो दोगुनी होने का मतलब है एक समय अवधि में जनसंख्या दुगनी हो जाए, वो विश्व जनसंख्या दुगनी होती है, दुगनी होने की अवधि होती है। अब हम अंतिम टॉपिक करते हैं, जनांकीय संक्रमण क्या होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जनांकीय संक्रमण क्या होता है। जनांकीय का मतलब होता है जो जन्म और मरण से संबंधित जो सिचुएशंस होती हैं वो कैसी हैं, और संक्रमण का मतलब होता है फैलाव। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती हैं मेरे बच्चों। बहुत बार पेपर में आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनांकीय संक्रमण बहुत बार पेपर में पूछा गया, पिछले बार भी ये पेपर में पूछा गया था। पहली अवस्था की हम बात करते हैं। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर उच्च होती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है, जनसंख्या जो वृद्धि है वो होती है। ठीक है, देखो कैसी होती है, जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं, लेकिन जन्म दर मृत्यु दर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको पीछे जन्म दर मृत्यु दर के प्रारूप में बताया था अफ्रीका का। तो इसी कारण से जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है, धीमी गति से बढ़ती है। देखो अगर खाली जन्म दर ज्यादा हो ना तो तेज गति से बढ़ेगी, या जन्म दर सामान्य हो मृत्यु दर घट गई हो तो भी तेज गति से बढ़ सकती है। यहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा है, लेकिन जन्म दर थोड़ी सी मृत्यु दर से ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती है लेकिन धीमी गति से बढ़ती है। लोग अनपढ़ पाए गए इसके अंदर, लोग अनपढ़ होते हैं इस अवस्था में। अनपढ़ का मेरा मतलब है कम साक्षर होते हैं। अनपढ़ का मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। हर अवस्था में लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इस अवस्था में लोगों का जो पढ़ने का साक्षरता दर का जो परसेंटेज है वो कम है। ठीक है, आज से 200 साल पहले संपूर्ण विश्व इस अवस्था में था, संपूर्ण विश्व के देश इसी अवस्था में थे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। दूसरी अवस्था में मेरे बच्चों क्या आ जाता है, दूसरी अवस्था में जन्म दर उच्च होती है। शुरू में जन्म दर उच्च होती है, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। समय के साथ जन्म दर धीमी हो जाती है, समय के साथ साथ जन्म दर धीमी हो जाती है और मृत्यु दर में भी कमी आती है। मृत्यु दर में कमी आने का मतलब क्या है, चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, साक्षरता बढ़ जाती है, साक्षरता व चिकित्सा बेहतर हो जाती है। दूसरी जो अवस्था है आमतौर पर आप मान सकते हो 40 वर्ष पहले विश्व इसी अवस्था में था। तो ये 2 अवस्थाएं हो गई, तीसरी अवस्था के लिए मुझे ऊपर वाली अवस्था साफ करनी पड़ेगी। तो 2000 साल पहले पहली अवस्था में हम थे और अभी 40 वर्ष पहले हम दूसरी अवस्था में आए हुए थे। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं, जनांकीय संक्रमण की जो तीसरी अवस्था है। अगर आज के
समय संदर्भ की बात की जाए तो प्यारे बच्चों तीसरी अवस्था में ही हम खड़े हैं। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों कम होती है। मृत्यु दर भी कम हो जाती है और जन्म दर भी कम हो जाती है। जनसंख्या नगरीय हो जाती है, यानी कि ज्यादातर जनसंख्या नगरों में रहनी शुरू हो जाती है, नगरों की तरफ चली जाती है। इसके अलावा सबसे प्रमुख प्यारे बच्चों सेवा जो क्षेत्र होते हैं, सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। सेवा क्षेत्र का महत्व का मेरा मतलब यह है कि जो चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन सभी प्रकार की जो सुविधाएं वो बढ़ जाती हैं। आप देखते हो आप अपने घर का बिल फोन पे ही जमा करा देते हो, कोई सामान मंगाना हो फोन पे मंगा दिया जाता है, पढ़ भी ऑनलाइन ही रहे हो, तो सारी चीजें जो होती हैं वो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। ठीक है, जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है। विश्व आज इसी अवस्था में है। विश्व आज प्यारे बच्चों इसी अवस्था में मौजूद है। तो दूसरा जो अध्याय है वो समाप्त हो जाता है यहां पर। उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा। कुछ कमियां अगर रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उन सभी कमियों की एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको दोबारा डाल दी जाएगी। और इस चैप्टर के अंत में एक डिस्क्रिप्शन आएगा जिसमें कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं आपके उसके अंदर रिटर्न में मिल जाएंगे, आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हो। इसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। और कमेंट करके जरूर ये बताएंगे प्यारे बच्चों कि जो कमी क्या है वो रह गई है, वो कमी जरूर बताई जाए कि सर ये कमी रह गई है। और इसके अलावा मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे पास पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ रहे थे, आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं जो किन्हीं कारणों से अभी जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं सबको संपर्क कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो इस वीडियो को देख रहा है वो सभी फ्रेंड्स को और इसके अलावा आसपास के जो स्कूल्स हैं जहाँ पर आर्ट के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए भी आप इस सुविधा का जो लाभ है पहुँचाइए और उन सबको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के लिए बोलिए। तीसरे पार्ट की जो वीडियो है उसके लिए जल्द ही हम आपसे फिर से सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।